नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल अपना खेरवाड़ा में स्वागत है। आज मैं आपको वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दूंगी। वन अधिकार नियम क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दूंगी। साथियों, हजारों वर्षों से आदिवासी जंगलों में ही निवास करते आए हैं। उनका जीवन आज भी परंपरागत रूप से जल, जंगल, जमीन पर ही निर्भर है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों का उल्लंघन शुरू हो गया, जिसका मैं संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूँगी। सर्वप्रथम 1865 में एक एक्ट लाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने रेलवे की संरचना को मजबूत बनाने व शिप बिल्डिंग के लिए फॉरेस्ट में लकड़ी काटना, वनों पर कंट्रोल करके स्टेट प्रॉपर्टी घोषित करना, जिससे औद्योगिक व्यावसायिक विकास में लकड़ियों का यूज़ आसानी से हो सके। इस तरह से वन की कटाई का शुरुआत हो गई। 1878 में दूसरा एक्ट लाया गया, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट अर्थात गवर्नमेंट का नियंत्रण, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जिसमें आंशिक रूप से सरकारी दखल व लोकल यूज़ के लिए विलेज फॉरेस्ट का प्रावधान किया गया। 1927 में तीसरा एक्ट लाया गया, जिसमें वनों पर सरकारी शिकंजा कसा गया। टैक्स लगाना, कल्टीवेशन, टिम्बर व अन्य स्रोतों पर नियंत्रण सरकार का किया गया। धीरे धीरे फॉरेस्ट को व्यावसायिक रूप दिया जाने लगा और आदिवासियों व परंपरागत निवासियों के वन अधिकारों का हनन होने लगा। शुरू से ही हम जानते हैं कि आदिवासी व जंगल में जो परंपरागत रूप से निवास करने वाले जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहे हैं और उनका आज भी वैसा ही प्रयास है। 1952 में एक पॉलिसी के तहत सरकार ने औद्योगिक व्यावसायिक विकास के लिए ट्राइबल्स के अधिकारों को अनदेखा करने शुरू कर दिया। 1998 में केंद्र सरकार द्वारा निम्न बातों पर फोकस किया जाने लगा, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, लोगों की आवश्यकता, स्थानीय निवासियों का फॉरेस्ट के विकास में इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के तहत 33% वनों को आरक्षित करने का प्रयास किया गया। अब मैं आपको वन अधिकार अधिनियम 2006 की जानकारी दूंगी, क्योंकि हमें पहले से पता चल गया है कि वनों का व्यावसायिक प्रयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने औद्योगिक विकास के लिए वनों का दोहन करना शुरू कर दिया था। इन सब को देखते हुए वन के संरक्षण के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया। इस अधिनियम को फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 भी कह सकते हैं, जो 1 जनवरी 2008 को केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड किया गया।
इस अधिनियम के तहत आदिवासियों के लिए वन क्षेत्रों का उपयोग, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व अधिकार, आजीविका प्रदत्त वन संसाधनों का दोहन, वन क्षेत्र में रहने व उपयोग करने की अनुमति व वनवासियों को अपनी भूमि के अधिकारों की कानूनी मान्यता दी गई। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों जो आदिम समय से वनों में निवास करते हैं उनके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास है। साथ ही अन्य परंपरागत रूप से रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं पर पिछले लगभग 75 सालों से अधिक व उनकी 3 पीढ़ियों से अधिक जंगल में निवास के दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले नॉन एसटी, जिन्हें हम OTFD कहते हैं, के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के अलावा नॉन एसटी जो कि जंगलों में रह रहे हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, उनके अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। इस अधिनियम के तहत जनजातियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। सर्वप्रथम है टाइटल राइट्स। जनजातियों को जो परंपरागत रूप से आदिम समय से जंगलों में खेती कर रहे हैं और उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही जमीन की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर रखी गई है, अर्थात 4 हेक्टेयर जमीन तक का मालिकाना हक अर्थात उनका टाइटल उनको दिया जा सकता है। दूसरा है यूज राइट, मतलब उसका उपयोग करने का अधिकार। आदिवासियों को वन संसाधनों का माइनर दोहन उत्पादन का अधिकार दिया गया है, जैसे शहद, चिरौंजी, महुआ के बीज, इमली के बीज, इनकी खेती भी कर सकते हैं और इनको बेच करके वो अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। फिशरिंग राइट मतलब मछली के अधिकार। माइनर वाटर बॉडीज़ का कलेक्शन, यूज, डिस्पोजल व बिक्री का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जनजातियों को अपनी संस्कृति, धार्मिक स्थान को संरक्षित करने का अधिकार भी दिया गया है। CFLR अर्थात कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड का अधिकार भी इस अधिनियम में दिया गया है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन किस तरह से होगा या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इस अधिनियम का क्रियान्वयन करने में ग्राम सभा को ऑथराइज्ड किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में ग्राम सभा का महत्वपूर्ण रोल है। जो व्यक्तिगत सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण, जंगलों को सुरक्षित करने का अधिकार, वनों में निवास, जीवन निर्वाह, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, लघु वन अधिकार, सामुदायिक अधिकार, जमीन के मालिकाना हक के प्रस्ताव इत्यादि ग्राम सभा वन अधिकार समिति के सहयोग से तैयार करती है और तैयार करने के बाद में SDC मतलब सब डिविजनल कमेटी, जिसके अध्यक्ष वहाँ के SDM होते हैं और अन्य 11 मेंबर होते हैं, उनको भेजा जाता है। SDC इस पर विचार विमर्श करके डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होता है, को भेजा जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा
जो भी निर्णय लिया जाता है वह फाइनल निर्णय होता है और उसके आधार पर ही समस्त क्रियान्वयन होता है। इसके अलावा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का भी प्रावधान है जो कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर न्यू दिल्ली नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। अब मैं आपको अधिनियम के इम्पैक्ट मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा आदिवासियों के जीवन पर उसके बारे में बताऊंगी। इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ, उनकी इनकम के सोर्स बढ़े, साथ ही साथ महिलाओं को जमीन के अधिकार प्रदान किए गए। जनजातियों को लीगल राइट मिलने से उनमें सुरक्षा की भावना जागृत हुई। इस अधिनियम से आदिवासियों में वनों के स्वामित्व की फीलिंग भी आई, अर्थात उन्हें लगा कि वनों पर उनका स्वामित्व है, मतलब वन उनके अपने हैं। साथ ही साथियों, मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करूँगी कि इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं और इतना समय व्यतीत होने के बावजूद भी इस अधिनियम को जिस मंशा से लाया गया था वहाँ उस मंशा में खरा नहीं उतरा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ कारण मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर व पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त स्टडी टीम ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्टडी की और उनकी रिपोर्ट अनुसार निम्न कमियां बताई हैं। इस एक्ट का क्रियान्वयन बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। आदिवासियों व अन्य परंपरागत निवासियों के विदाउट रीजन मतलब बिना किसी कारण के जमीन पर उनके जो जमीन के लिए जो उनके क्लेम थे उनको कमेटियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कोई कारण नहीं बताए। इसके अलावा नॉन एसटी जो परंपरागत रूप से वहाँ रह रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत विसंगतियाँ आई हैं और एफआरसी के सदस्यों को उनके कार्यों व भूमिका की जानकारी नहीं है। जमीन की क्वालिटी पुअर व अनुपजाऊ है, मतलब किसी काम की ज़मीन नहीं है उसका भी ये अलॉटमेंट कर देते हैं। इसके अलावा पारदर्शिता का भी अभाव है, साक्ष्य दस्तावेज़ों का भी अभाव और दस्तावेज़ों का संकलन भी बहुत ही जो दस्तावेज़ों का साक्ष्य है वो भी काम का नहीं है। इसके अलावा भारी मात्रा में क्लेमों का रिजेक्शन भी है। इस तरह से जिस मंशा से इस अधिनियम को लागू किया गया वो पूर्णतः धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। साथियों, वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों के लिए स्वामित्व अधिकार वन क्षेत्रों में प्रदत्त करता है, परंतु जानकारी का अभाव, प्रशासनिक शिथिलता, सरकार व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वन अधिकार अधिनियम को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका है। आशा करते हैं अति शीघ्र वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन आदिवासियों के उत्थान में नींव का पत्थर साबित होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आपका असीम असंख्य धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।